हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर 8 एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन अबाउट एग्रीकल्चर पैटर्न। अब ये जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इंडिया एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, बिफोर ब्रिटिश रूल, आफ्टर ब्रिटिश रूल, ये पूरा का पूरा हम ऊपर इंट्रोडक्शन में करके आए हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। टू एक्सप्लेन अबाउट एग्रीकल्चर पैटर्न ऑफ इंडिया वी डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स। नाउ कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। अब ये पॉइंट सिंपल हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करता जाऊंगा। कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम मीन्स हमारी जो टोटल नेशनल इनकम है उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है। So according to economic survey in 11-12, contribution of agriculture sector to national income was 53.1% in 50-51। पहले हमारा 1950-51 में 53% था, ठीक है। Due to greater emphasis on industrialization since 56, it was reduced to 13.9% in the year 11-12। देखिए कितना सारा रिडक्शन हो गया हमारा नेशनल इनकम। ये क्यों हुआ? ड्यू टू द स्पीडी प्रोग्रेस ऑफ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर का स्पीडी प्रोग्रेस हुआ, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है वो रिड्यूस हो गया। 1950 में 53% हमारी इनकम एग्रीकल्चर से होती थी एंड नाउ ओनली 13%। आगे कंटिन्यू करते हैं। एम्प्लॉयमेंट। इंडिपेंडेंस के टाइम पर 72% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी एंड नाउ लास्ट नंबर्स हमारे पास जो हैं उसके अकॉर्डिंग 49% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ये नंबर्स खास करके दोनों याद रखना, 72 एंड 49। 72 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड 49 रिसेंट नंबर्स हैं। अब अगर हम एक्सपोर्ट इनकम की बात करें, मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनमें ज़्यादा पॉइंट्स कुछ एक्सप्लेन करने जैसी खास पॉइंट नहीं है, आप रीड करोगे तो भी आ जाएगा, बट फिर भी एक बार ले लेते हैं। ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट अर्निंग्स ऑफ 70% हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। इंडिया का 70% एक्सपोर्ट इनकम एग्रीकल्चर में से होता था और वो अब रिड्यूस होकर 14.2% हो गया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम रिड्यूस हुई है, बट दूसरे सेक्टर्स के कंपेयर में रिड्यूस हो गई है। पहले 70% टोटल एग्रीकल्चर टोटल एक्सपोर्ट इनकम का 70% एग्रीकल्चर से होता था, अब वो सिर्फ 14.2% हो रहा है। लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड जो है इंडियन पॉपुलेशन का वो बेटर हुआ है। ये पॉइंट रीड कर रहा हूँ मैं। एवरेज फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी वॉज 395 पर ग्राम, 395 grams पर हेड पर डे इन द ईयर 51, which has been increased to 511 ग्राम। 1951 में इंडिया का पर पर्सन पर डे 390 ग्राम्स फूड ग्रेन कंज्यूम करता था, वो अब 511 हो गया है। तो ये नंबर थोड़े बेटर नंबर हैं कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ है। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ग्रोथ कितना हुआ है तो वो आपके सामने दिया हुआ है। क्रॉप दिया हुआ है इन मैट्रिक टन, 50 के प्रोडक्शंस दिए हुए हैं और लास्ट 13-14 के नंबर्स दिए हुए हैं आपको। हर एक में देखिए आपको ग्रोथ दिखेगी, चाहे वो फूड ग्रेन हो, पल्सेस हो, शुगर कैन हो, ऑयल सीड्स है, कॉटन है, हर एक में आपको एक अच्छे नंबर्स के साथ इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। अब ये जो टैबुलर फॉर्म में है वही यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। एंड 6th पॉइंट, बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसे रीड कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इज अ बेस फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंडस्ट्रीज में जाता है एज अ रॉ मटेरियल। Rural areas are becoming big market for the industrial products
because 69% population living in rural areas which has main source of income from agriculture, they are demanding industrial products like television, fridge, bike, mobile. Thus, agriculture sector provides base for industrial development. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि जो फार्मर्स हैं जो विलेज में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, उनकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो अब वो ये सारे प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं और जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ का सेल इंक्रीज़ हो रहा है. सो ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 11. नाउ क्वेश्चन 12. स्टेट मेजर्स टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो इम्प्रूव हो रही है उसके मेजर्स बताने हैं. हमें कैसे पता चले कि वो इंक्रीज़ हुई. इफ़ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इंक्रीज देन इनकम ऑफ रूरल इकोनॉमी विल इंक्रीज विच विल फोर्स टू डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर. अगर एग्रीकल्चर इनकम इंक्रीज़ होगी दैट मीन्स सबसे पहले रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की इनकम इंक्रीज़ होगी, और अगर उनकी इनकम इंक्रीज़ हुई तो इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विस सेक्टर तो डेवलप होने वाले ही हैं. एज अ रिजल्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विल बी सॉल्व्ड. उससे क्या होगा, अगर उन्हें विलेज में, रूरल एरिया में ही एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम, माइग्रेशन का प्रॉब्लम, माइग्रेशन मीन्स जो शिफ्ट हो जाते हैं विलेज में से सिटी में, वो प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के प्रॉब्लम्स मीन्स किसी की इनकम कम है किसी की ज़्यादा है, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. सो टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन. अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो ये सारे स्टेप्स लेने होंगे. अब ऊपर हम इसके कॉजेज़ देख कर आए थे, ठीक है, यहाँ पर इसके मेजर्स देखने हैं. सो हो सकता है कुछ पॉइंट्स सेम होंगे. फॉर एग्जाम्पल लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स जो ऊपर किया था हमने. टू प्रोवाइड ऑनरशिप ऑफ लैंड्स ऑफ फार्मर्स एंड प्रोटेक्शन टू लैंड लेबरर्स टू टिल. लॉ टू एबॉलिश जमींदारी सिस्टम टू प्रोटेक्ट टिलर्स एंड टू कंट्रोल रेंट आर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. ज़मींदारी सिस्टम हटाया जाए, एबॉलिश किया जाए. जो उस ज़मीन पर काम कर रहा है, जो खेती कर रहा है, उसकी ज़मीन होनी चाहिए, ऐसे रूल्स लेकर आए जिसे कहते हैं लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से जो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ वो कम हो गया. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स एंड दे हैव बिग शेयर ऑन देयर क्रॉप. अब उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, अब वो ज़मीन उनकी है, पूरा प्रोडक्शन उनका है. Because of this, farmers do more efforts to increase agriculture production. Overall, it may increase productivity in agriculture. अब फार्मर्स को पता है कि वो ज़मीन उनकी है, अब कोई लैंडलॉर्ड नहीं आएगा उनसे वो ज़मीन छीनने, तो फाइनली क्या हुआ, वो अब अच्छे से काम करेंगे और प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे. सेकेंड इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. ऐसे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जो कम रेंट पर फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करें, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जिसमें है नाबार्ड. नाबार्ड का काम ही ये है फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना. एंड कुछ रीजनल रूरल बैंक स्टार्ट किए गए ताकि हर एक विलेज में इजी क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, और फार्मर्स को अगर इजी क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलने लगी तो फार्मर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे. सो बिकॉज ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स, क्रेडिट फैसिलिटीज़, फार्मर्स कुड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. एग्रीकल्चर मार्केटिंग मीन्स एक बार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो जाने के बाद फार्मर्स को एक मार्केट चाहिए जहां वो जाकर उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ. रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन सेटअप. रेगुलेटेड मार्केट्स होने चाहिए, फार्मर्स के नज़दीक होने चाहिए. टू क्लासीफाई द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज पर देयर क्वालिटी, एगमार्क सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. To store agriculture production of farmers, National Warehouse Corporation and State Warehouse Corporation were started
पहले फार्मर्स जो प्रोडक्शन करते थे, कई बार ऐसा होता था ज़्यादा बारिश हो गई तो उनका अनाज जो है भीग जाता था, जो गोडाउन में पड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पास पक्के गोडाउन नहीं थे। अब गवर्नमेंट ने वो भी प्रोवाइड कर दी है और एक प्रॉपर मार्केट प्रोवाइड किया है जहाँ पर उन्हें अच्छे प्राइजेस मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर रिसर्च मीन्स जो पुअर फार्मर हैं, जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, लेस एजुकेटेड हैं, वो कुछ न्यू इनोवेशन नहीं करेंगे। सो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नबार्ड को दी गई कि वो फार्मर्स को ट्रेन करे, उन्हें नॉलेज दे कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपने थोड़े से चेंजेस करें, अपने रिसर्च उनको बताए और नबार्ड उन्हें ट्रेन करेगी ताकि फार्मर्स अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर पाए। फार्मर्स के लिए ये सारी योजना जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पंचायती राज, जन धन योजना एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सब उन्हें नबार्ड इन्फॉर्म करेगी। सो ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नबार्ड को दे दिया गया। सो ये जो हमने ऊपर फैक्टर्स देखे वो थे हमारे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। ना इंस्टीट्यूशनल मेजर्स के बाद सेकंड हमें करना है टेक्नोलॉजिकल मेजर्स। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स में फार्मर्स आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, अच्छे से अच्छे सीड्स एंड फर्टिलाइज़र यूज़ करें ताकि उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाए। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट strategies because they are more easy and fast to give benefits. Such technological measures are as follows. First, improved seeds. जो फार्मर्स सीड्स यूज़ कर रहे हैं वो इम्प्रूव्ड सीड्स होनी चाहिए। पहले वो क्या करते थे, पहले वो अलग सीड्स यूज़ करते थे जो लेस डेवलप्ड थी। साइंटिफिकली डेवलप्ड सीड्स आर कॉल्ड इम्प्रूव्ड सीड्स और हाइब्रिड सीड्स। जो डेवलप्ड सीड्स होती हैं साइंटिफिकली डेवलप्ड, उसे हाइब्रिड सीड्स कहा जाता था। These seeds are helpful in producing crops speedily and protect crop against disease. तो अगर फार्मर ऐसी सीड्स यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्शन तो इंक्रीज होने वाला ही है। देन नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करें वो केमिकल फर्टिलाइज़र होना चाहिए। With the use of improved seeds, use of chemical-based fertilizers like nitrogen, phosphate, potash, etc. are very beneficial to increase agriculture productivity. और ये भी सारे जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर मिलने चाहिए। सब्सिडाइज्ड रेट्स किसे कहते हैं? जो कम रेट पर प्रोडक्ट मिलते हैं ना, उसे कहते हैं सब्सिडाइज्ड। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटीज़। जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं वो डिपेंडेंट हैं ऑन रेन मेजॉरिटी केसेस, क्योंकि उन्हें वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसे कुछ प्रोग्राम्स करे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ या सर्विसेज को एक्सपांड करे और हर फार्मर को प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाएं, तो वो एक से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। नॉर्मली इंडियन फार्मर्स पूरे साल में एक बार प्रोडक्शन करते हैं, वो भी बारिश के टाइम पर। अगर उन्हें सभी फैसिलिटीज़ मिलने लगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और उसके लिए नबार्ड को भी ये काम दिया गया है, कुछ प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। इन एडिशन टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड डेवलप अदर फैसिलिटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन टू नबार्ड। नबार्ड को ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं पूरा काम करने के लिए। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ मशीन्स। आज भी कुछ फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एनिमल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वो मशीन्स यूज़ करें, मशीन्स लाइक कौन सी मशीन्स? ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेशर, इलेक्ट्रिक पंप, ऑयल इंजन, पेस्टिसाइड, स्प्रिंकलर पंप एक्सेट्रा, अगर इन सभी का यूज़ करें तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ पेस्टिसाइड्स। To protect ready crop from various diseases and plants from insect, scientifically developed pesticides are very useful. By use of pesticides, loss of crop can be restricted, which will also give high productivity. जब फसल बनकर तैयार हो जाती है तब उस फसल को बहुत सारे कीड़े या मकोड़े
ख़राब कर देते हैं और पेस्टिसाइड्स यूज़ होंगे तो वो उसे ख़राब नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज सोइल टेस्टिंग। इन मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रायर टू कल्टीवेशन सोइल टेस्टिंग इज़ मच पॉपुलर। सोइल टेस्टिंग में क्या किया जाता है, ज़मीन में जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। देखिए हर ज़मीन में एक जैसी फसल नहीं होती। हर एक लैंड में, ज़मीन के अंदर ऐसे कुछ बेनिफिशियल पॉइंट्स होते हैं या चीज़ें होती हैं जो किसी पर्टिकुलर क्रॉप को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मीन्स वो ज़्यादा हो जाएगी, वो उस क्रॉप के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती है। अगर सॉइल टेस्टिंग होगी तो हमें पता चलेगा कि इस ज़मीन में हमें गेहूँ उगाने चाहिए या चावल उगाने चाहिए, सब्जी उगानी चाहिए या फ्रूट्स उगाने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फार्मर्स को हेल्प हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट इज अदर मेजर्स टू एजुकेट फार्मर्स एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बैड कस्टम्स ऑफ रूरल एरियाज, टू एक्सप्लेन अबाउट not to believe in fatalism, a planned agriculture fairs, etc. can be used to increase agriculture productivity. फार्मर्स को पुराने रीति रिवाज जो ओल्ड कल्चर था उसके लिए बताना चाहिए, न्यू इनोवेशंस बताने चाहिए। और अगर फार्मर्स पुराना जो उनका ट्रेडिशनल सिस्टम है वो छोड़कर न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू सिस्टम को एडॉप्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो और भी इसके रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी इनकम इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ लाइक कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा कैन यूज टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर विच कैन इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये सारे सेक्टर्स भी प्रोग्रेस करेंगे। If small scale industry can be expanded to rural areas, then they can become supporting to agriculture and make improvement of agriculture productivity easier and possible in reality. अगर small scale industries को benefit हुआ ये support करेंगे agriculture sector को। ये था students हमारा क्वेश्चन नंबर 12। Next is question number 13. Write short note on crop protection. Now crop protection में हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। वो पेस्टिसाइड्स कितने यूज़ होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो हद से ज़्यादा यूज़ हो जाएं। अगर हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भी हार्मफुल हैं। तो यहाँ पर पूरा स्टैटिस्टिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पेस्टिसाइड्स के लिए। Agriculture productivity should increase with the use of pesticides, but India has very less use of pesticide per hectare. एक लैंड का यूनिट होता है हेक्टर, उस हेक्टर में हम कितने पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं वो दिया हुआ है। Economic Survey 1516 shows that India has only 0.5 kilo per hectare use of pesticide, where America has 7 kilo, Europe has 2.5 kilo, and Japan has 12 kilo, and Korea has 6.6 kilo use of pesticides. हमारे इंडिया में 0.5 किलो पेस्टिसाइड यूज़ होता है, बट ये डेवलप्ड कंट्रीज़ देखो 7 किलो 2.5 किलो इतना सारा पेस्टिसाइड्स वो यूज़ करते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई 15% to 25% क्रॉप्स गेट स्पॉइल्ड बाय इंसेक्ट। जो प्रोडक्शन होता है उसमें से 15 to 25% जो है वो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। डिजीज़, वीड, कैटल्स एंड बर्ड्स विच मे बी सेव्ड। अगर हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा करें तो ये प्रोडक्शन हम सेव कर सकते हैं। इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, पुअर क्वालिटी पेस्टिसाइड्स एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स आर बिग इश्यूज ऑफ इंडिया। इंडिया के फार्मर्स इलिटरेट हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, उन्हें प्रॉपर यूज़ ही पता नहीं, पुअर क्वालिटी का पेस्टिसाइड्स लेते हैं, उससे उन्हें लॉस होता है। Improper use of pesticides in India create big danger to mankind and environment. अगर improper यूज़ किया गया तो ये mankind के लिए और environment के लिए दोनों के लिए danger है। CIBRC Central Insecticide Board and Registration Committee is appointed to inform Indian farmers about various types of pesticides and its level of poison.
ये जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं ओवरऑल होते तो पॉइज़न ही है, होता पॉइज़न है ये। तो जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो फसल को खाने जाते हैं तो वो वहीं मर जाते हैं। सो ऐसे में क्या होगा कि फार्मर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इसमें पॉइज़न कितना है। ऐसा ना हो फार्मर हद से ज़्यादा यूज़ कर ले और फिर मैनकाइंड के लिए ही लॉस हो जाए। That publish different booklet to guide farmers which explain about quantity of pesticides, time of uses and level of poison. तो ये अलग अलग बुक पब्लिश करते हैं, बुकलेट्स पब्लिश करते हैं जिसमें फार्मर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, लेवल क्या होना चाहिए और कब यूज़ करना है उन्हें। दिस इंफॉर्मेशन शुड बी स्प्रेड अमंग फार्मर्स टू मेक पेस्टिसाइड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली. Pesticides should be effective but non-poisonous and cheaper to encourage small and marginal farmers for increasing agriculture productivity. ये जो पेस्टिसाइड्स होना चाहिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए, हर एक फार्मर को इकोनॉमिकली मिल सकें ऐसे होने चाहिए ताकि वो फार्मर एक इंटरेस्ट दिखाए अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए। सो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। Now last question of this chapter, question number 14. Write a note on NABARD. India constituted NABARD in 1982. RBI and Indian government have equal shareholding in NABARD. NABARD को RBI और इंडियन गवर्नमेंट ने इक्वल शेयर होल्डिंग के साथ स्टार्ट किया है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. It helps regional, rural banks and land development banks to grow. ये इन बैंक्स को हेल्प करते हैं ताकि ये बैंक्स ग्रो हों और ये फार्मर्स को कम इंटरेस्ट पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ. NABARD वर्क ओनली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सेंट्रल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर. NABARD में सिर्फ फार्मर्स को ही लोन मिलता है. अगर किसी को फैक्ट्री स्टार्ट करनी हो और किसी रीज़न से लोन चाहिए तो NABARD नहीं देगी. NABARD सिर्फ फार्मर्स को ही लोन देती है. सो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ. सो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेरे नोट्स हैं, आपके पास अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस. वन सेंटेंस में जो आंसर हैं वो ऑलरेडी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो चुके हैं और ये कुछ MCQ हैं वो भी हमारे ऊपर कवर हो चुके हैं. सो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूरा हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर. नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे.